सबसे पहले पटियाल 2024 चुनाव की बात करने जा रहा है, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव स्टाइल को लेकर। आज आपको मैं बताऊंगा कि बीजेपी कैसे हर चरण के साथ अपना एजेंडा बदलती है, लेकिन इस रणनीति में 3 बातें कॉमन रहती हैं जो एक दूसरे के बाद आती हैं और आती ही रहती हैं। फिर सोच में पड़ गए होंगे आप, सुनते जाइए, सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा। 3 शब्दों का खेल है। पहला है भगवान, दूसरा है मुसलमान और तीसरा है अपमान। पहले चरण के चुनाव प्रचार में भगवान, मंदिर, धर्म और सांस्कृतिक पहचान जैसे शब्द खूब सुनने को मिले। राम मंदिर छाया रहा, राम नवमी भी छाई रही। चुनाव के दूसरे फेज की शुरुआत हुई तो प्रचार भगवान से होते हुए मुसलमान के मुद्दे पर शिफ्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, भगवान से मुसलमान। मंगलसूत्र संकट में आ ही गया। हिंदुओं की संपत्ति छीनने और बंटवारे का मुद्दा भी गर्म होने लगा। मुसलमानों का आरक्षण हर सभा की बड़ी खबर बन गया। कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से मुसलमान की लड़ाई में लगे रहे। कल दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा और इसी समय इलेक्शन कैंपेन में अपमान की एंट्री हो चुकी है। अब चुनाव प्रचार में अपमान कहां से आ गया, मैं आपको थोड़ी देर में यह बताऊंगा और भगवान मुसलमान के बाद अपमान की एंट्री का ट्रेलर भी दिखाऊंगा। आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। वे नामदार है, हम तो कामदार है। इस बार नहीं निकल पाएगा। इन नामदारों को कुछ मत कहो, हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा। और मैं चुपचाप सब गाली सहता था। तो मैं बड़ी श्रद्धा के साथ समंदर में गया, बहुत नीचे गया, लेकिन कांग्रेस के शाहजादे ने उसका भी मजाक उड़ाया। अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं। ये गाली गलौज इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी 56 इंच का सीना तान करके खड़ा हो गया है। अपमान बहुत ही लीथल वेपन है। प्रधानमंत्री मोदी इसका बहुत ही मार्मिक इस्तेमाल करते हैं। यह चुनाव में इमोशन की एंट्री करवाता है। गुजरात चुनाव में नीच वाला एपिसोड याद होगा आपको। अपमान की रणनीति का पूरा परीक्षण करूंगा, लेकिन पहले बाकी के 2 चरण को समझ लीजिए आप। अपमान से पहले मुसलमान की पोजीशनिंग का अपना महत्व है। इसकी मदद से वोटर को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और बार बार उन बातों को दोहराया जाता है जिससे लगे कि मुसलमान पावरफुल हो जाएंगे और इसके पीछे एक राजनीतिक दल की ब्रांडिंग की जाती है। इस चुनाव में पार्टी है कांग्रेस और मुद्दे है मुसलमान, आरक्षण। देश की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक। इसके लिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वही वाली शैली इस्तेमाल की जा रही है। सालों पुराने पूर्व प्रधानमंत्री का बयान लिया गया, कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया गया और फिर दक्षिण भारत में कांग्रेस के मुसलमान आरक्षण को मुद्दा बनाया गया। फिर इस पर कैसे सीमेंट किया गया वो भी सुनिए और समझिए। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में
जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अगर वो मुसलमान है तो उन्होंने रातों रात एक कागज निकालकर हस्ताक्षर करके उन सबको ओबीसी घोषित कर दिया। उस ओबीसी समाज में इतने सारे नए डाल दिए कि ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता था वो उनसे छीन लिया, चोरी छुपी से छीन लिया। और जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, संविधान के विपरीत बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। माना जाता है कि जब बार बार चुनावी मंच से मुस्लिम आरक्षण का दावा किया गया तो इससे हिंदू वोट का ध्रुवीकरण हुआ, हिंदू का तुष्टीकरण हुआ। लेकिन इस मुस्लिम आरक्षण की सच्चाई क्या है? इससे किसी को क्या कोई मतलब नहीं है? अब पटियाल आपको इस मुसलमान वाले पॉलिटिकल प्लान का सच भी बताएगा। क्या वाकई कांग्रेस कर्नाटक में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को आरक्षण दे रही है? कर्नाटक में ओबीसी के लिए है 32% आरक्षण यानी कोटा। 1995 में देवेगौड़ा सरकार ने कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जो अब बीजेपी के जोड़ीदार हैं। कर्नाटक में ओबीसी कोटे के अंदर ही मुस्लिम समाज को 4% रिजर्वेशन दिया गया। एक स्पेशल 2B कैटेगरी के तहत मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। 2023 में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया, लेकिन कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने पूरे मुस्लिम समाज को ओबीसी में शामिल कर लिया। बीजेपी का आरोप है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को गलत तरीके से ओबीसी में शामिल किया है और 4% की बजाय अलग अलग कैटेगरीज में मुसलमानों को करीब 16% आरक्षण दे रही है। इसके अलावा अब पटियाल आपको मुसलमान वाले नैरेटिव की दूसरी सच्चाई दिखाएगा, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। कर्नाटक की बात खूब हो रही है, ठीक है, लेकिन केंद्र में ओबीसी की जो लिस्ट है उसमें कितने मुसलमान हैं, इस पर सबने चुप्पी साध रखी है। पटियाल बताता है अब आपको। केंद्र सरकार की पिछड़ा वर्ग सूची में मुसलमानों की 115 जातियां शामिल हैं, लेकिन केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट में दलित, ईसाई और दलित मुसलमान नहीं है, क्योंकि भारत में ईसाई और मुसलमान कभी भी ऐतिहासिक अन्याय का शिकार नहीं हुए हैं। ऐसे में राज्य की ओबीसी लिस्ट में मुसलमान हैं और केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी मुसलमान हैं, तो फिर सवाल उठता है कि कर्नाटक स्टेट लिस्ट अवैध कैसे और क्यों है, जबकि दोनों की आरक्षण की लिस्ट में डालने का आधार धर्म नहीं है। लीगल एक्सपर्ट से इसका जवाब सुनिए। सभी मुसलमानों को बैकवर्ड मान लेना ये सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। तो अब तीसरा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है रिजर्वेशन का, तो उन परिस्थितियों में जो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि धर्म आधारित जो है आप ओबीसी रिजर्वेशन देंगे, वो जो मूल प्रावधान है, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, उस बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है। और इसीलिए जो है जो बात हो रही है कि नहीं दिया जा सकता है या अवैध है, और इसी बात को इसी तर्ज पर कह करके आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक बार नहीं, जब मराठा रिजर्वेशन की बात उठी थी तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि किसी भी परिस्थिति में एक तो रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है वो खत्म नहीं होगा, और दूसरा आप ये जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दे रहे हैं या आप मराठा रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के खिलाफ है। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के आरोपों के चलते मुसलमान शब्द दूसरे दौर का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सारी बहस मजबूत इकोनॉमी, मजबूत देश और विकास से शिफ्ट होकर मुसलमानों पर जा टिकी है। इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह चिट्ठी लिखी है। अपनी चिट्ठी में खरगे ने लिखा है कि पीएम से मिलकर खरगे उन्हें कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में समझाना चाहते हैं कि समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनका मतलब वो नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में बता रहे हैं।
इसके अलावा खरगे का इरादा मोदी के नैरेटिव को अपने पाले में लाने का है। कल आपको पटियाल ने यह बताया था कि संपत्ति वाले मुद्दे पर कांग्रेस मोदी को घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी काल में केवल कुछ लोगों के पास पूरा पैसा जा रहा है, बड़ी आबादी के पास कुछ नहीं है। हाल के दिनों में कई रिपोर्ट भी आई हैं जिनमें अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ने का दावा किया गया है। ऐसे में कांग्रेस कहना चाहती है कि वो मोदी काल में अमीर हुए लोगों का सर्वे करवाएगी और पैसा गरीबों को देगी। इसकी पुष्टि आज राहुल के एक सोशल मीडिया संदेश से भी हुई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 10 साल को मित्रकाल बताया है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस चुनाव में मित्रकाल से निकलकर हिंदुस्तानियों की सरकार बनाने के चुनाव में लोकतंत्र का अपना कर्तव्य निभाइए, कांग्रेस के साथ आइए, हाथ का बटन दबाइए, जय हिंद। ये राहुल गांधी ने लिखा है, ये उनका पक्ष है। यहां पटियाल आपको मुसलमान वाले नैरेटिव में जो मंगलसूत्र और मुसलमान का एनकाउंटर हुआ उसके बारे में कुछ नई जानकारियां देना चाहता है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस वसीयत टैक्स लगा देगी, संपत्ति लेकर मुसलमानों में बांट देगी। लेकिन क्या वाकई कोई सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर उसे पब्लिक में बांट सकती है? यही सवाल आजकल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है। अदालत में 9 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम टिप्पणी की है इस मामले में। चीफ जस्टिस ने कहा है, समाज में समानता और बदलाव की संविधान की मूल भावना है। समाजवाद में किसी भी संपत्ति को निजी नहीं माना गया है। यह कहना गलत होगा कि किसी शख्स की निजी संपत्ति पर किसी संगठन या सरकार का हक नहीं हो सकता है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जनहित के लिए सरकार इसे अपने कब्जे में नहीं ले सकती है। यह चीफ जस्टिस की टिप्पणी है। लेकिन फिर भी संविधान प्राइवेट प्रॉपर्टी के पब्लिक यूज पर बहुत अलर्ट है। इसे यूं ही ब्रीच नहीं किया जा सकता है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रधानमंत्री मोदी का एक आइडिया मुझे याद आ रहा है। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर राजघराने की राजमाता अमृता रॉय से पीएम मोदी ने बात की थी और कहा था कि ईडी की छापेमारी में जो पैसा मिला है उसे गरीबों तक वापस कैसे पहुंचाया जाए, इस पर वो कानूनी विकल्प खोज रहे हैं। हाँ जी, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। तो मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूँ, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। वैसे सैम पित्रोदा का भी यही दावा है कि वो रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन पर अमेरिका के विरासत कानून को एक आइडिया की तरह ही पेश कर रहे थे। भगवान, मुसलमान और अपमान की हैट्रिक के परीक्षण और असर पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो अब जो पटियाल दिखाने जा रहा है आपको, उसे ठीक से समझ लीजिए। जब से लोकसभा चुनाव में संपत्ति वाला सिक्का उछाला गया है, तब से गूगल पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत टैक्स सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला टॉपिक बन चुका है। भारत में विरासत टैक्स की सर्च के पिछले 20 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जिन सैम पित्रोदा की जुबान से यह शब्द निकला है, उनको भी गूगल पर खूब सर्च किया जा रहा है। सैम पित्रोदा का नाम भी इस वक्त 5 साल की सर्च डेटा में सबसे टॉप पर है। अब वक्त है अपमान के परीक्षण का। हिंदू भगवान आस्था को एकजुट करता है, मुसलमान उसे मजबूत करता है और फिर अपमान उसे वोट में बदल देता है। क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण से संतुष्ट वोट बैंक अपने नेता का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गाली का जवाब वोट से देता है। देखिए चुनाव में अपमान के चरण की शुरुआत। आपने सुना होगा, इन दिनों कांग्रेस के शहजादे, अब आजकल वो जरा इतने चिंतित है कि आए दिन उनको मोदी का अपमान करने में मजा आता है। मोदी के लिए
भला बुरा कहना उनको मजा आ रहा है, वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। ऐसी भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलना ठीक नहीं है। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। इन नामदारों को कुछ मत कहो। हम कामदार सहन करने के लिए पैदा हुए हैं, हम सहन करेंगे, सहन भी करेंगे और मां भारती की सेवा भी करेंगे। अपमान के गोंद से जब वोटर लीडर से चिपक जाता है तो नेता की हर बात पर विश्वास करता है। फिर नेता अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से नैरेटिव गढ़ने और फैलाने का काम आसानी से कर पाते हैं। एक और उदाहरण देखिए। मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का। और मजा क्या होगा फिर, जो एक ऊपर बैठेगा ना, 4 लोगों को कुर्सी की टांग पकड़ करके बैठ जाएंगे और मौके की तलाश में रहेंगे कि इसका साल पूरा कब होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।